चलिए तो हम लॉ की क्लास में हैं और कल जो मैंने आपको बातें बताई थी उसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। कुछ कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं, किसी भी तरीके का डाउट है तो बोलिए। कोई डाउट? नथिंग मैम। नथिंग। चलिए तो शुरू करते हैं। तो देखिए हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने जा रहे हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम शुरू कर रहे हैं और मैंने जैसे कल आपको बोला कि 100 नंबर के आपके लॉ के पेपर में इट कंटेन्स 40 मार्क्स। 40 मार्क्स इज फॉर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और कल हमने बात की कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसको रेगुलेट करेगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को रेगुलेट करेगा, है ना। यानी जब भी कॉन्ट्रैक्ट की बात आएगी तो वहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसे रेगुलेट करेगा। नाउ अब अगली बात ये, हमने कल क्या समझा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तो बात करते हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते किसे। क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अट्रैक्ट होगा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ तो फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी अट्रैक्ट नहीं होगा। तो क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट, उसके बारे में कल हमने बात की थी और मैंने कल आपको समझाया था, मैंने कल आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या चाहिए होता है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या चाहिए होता है, कल हमने क्या पढ़ा था। कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें चाहिए होता है ऑफर, है ना। कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें क्या चाहिए, ऑफर चाहिए। इस ऑफर को किस दूसरे नाम से जानते हैं, प्रपोजल। ऑफर चाहिए और प्रपोजल भी चाहिए। ऑफर या प्रपोजल एक ही बात है। ऑफर देने वाले को क्या कहते हैं, ऑफरर। ऑफर, हाँ, ऑफर देने वाले को क्या कहते हैं, ऑफरर, ऑफरर। और जिसको ऑफर दिया जाता है ऑफरिंग, ऑफरिंग, है ना। यानी ऑफरर क्या देता है, ऑफर देता है, और बदले में ऑफरी क्या देता है, एक्सेप्टेंस, है ना। यानी ऑफरर ऑफर देता है, ऑफरर प्रपोजल देता है, और बदले में ऑफरी क्या देता है, एक्सेप्टेंस देता है ना। ऑफरर ऑफर देता है और ऑफरी एक्सेप्टेंस देता है। और जब ऑफर को क्या मिल जाती है, एक्सेप्टेंस। जब ऑफर को क्या मिल जाती है, एक्सेप्टेंस। तो जब ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रॉमिस। प्रॉमिस, ठीक है। और प्रॉमिस के साथ क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए। यानी जब भी किसी ऑफर को एक्सेप्टेंस मिले, ऑफर और मैम इसको म्यूट करवाए। हाँ बोलिए। मैम आवाज आ रही है, इसको म्यूट करवाओ। आवाज आ रही है, जस्ट अ मिनट, है ना। एक मिनट मुझे दीजिए, एक मिनट मुझे दीजिए। ना ओके, चलिए जी मैम। ओके। तो हम क्या बात कर रहे थे, ऑफर देने वाले को ऑफरर कहते हैं और जिसको ऑफर दिया जाता है उसे ऑफरी कहते हैं। और ऑफर के बदले में क्या मिलती है, एक्सेप्टेंस मिलती है। और जब ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो वो क्या कहलाता है, प्रॉमिस, है ना। वो क्या कहलाता है, प्रॉमिस कहलाता है। प्रॉमिस के साथ क्या होना चाहिए, कंसीडरेशन होना चाहिए। और कंसीडरेशन का मतलब कल हमने क्या समझा था, कंसीडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। हाँ वेरी गुड, समथिंग इन
रिटर्न, कुछ के बदले कुछ, समथिंग इन रिटर्न। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप स्टेशनरी खरीदते हैं तो आपको स्टेशनरी मिलती है, दुकानदार को पैसा मिलता है। जब आप कार खरीदते हैं आपको कार मिलती है, सामने वाले को पैसा मिलता है, ठीक है। तो बदले में कुछ होना चाहिए, समथिंग इन रिटर्न, कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए। अब कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे आप देखिए कितनी पार्टीज हो गई, कितने लोग हैं कॉन्ट्रैक्ट में, यहाँ पे कितने लोग हैं जुड़े हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट करने में? टू टू टू, एक ऑफरर और दूसरा ऑफरी, ठीक है। तो कंसिडरेशन किसके लिए होना चाहिए, किसी एक के लिए या दोनों के लिए? दोनों के लिए। दोनों के लिए, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, शाबाश। फॉर बोथ, कंसिडरेशन किसके लिए होना चाहिए? दोनों के लिए होना चाहिए, कंसिडरेशन फॉर बोथ, है ना। अब प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन है, और कंसिडरेशन अगर दोनों पार्टीज के लिए है तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट। फिर हम इसको बोलेंगे अग्रीमेंट। फिर हम इसे क्या बोलेंगे? अग्रीमेंट बोलेंगे। और अगर एग्रीमेंट ऐसा है, अगर, अच्छा ये बताइए, एग्रीमेंट में एक पार्टी वादा कर रही है, दोनों पार्टीज वादा कर रही है? दोनों। कितनी पार्टीज वादा कर रही है, एक या दो? दोनों पार्टीज वादा कर रही हैं। एक, हाँ, एक कार देने का वादा कर रहा है, दूसरा पैसा देने का वादा कर रहा है, दोनों पार्टीज वादा कर रही है। यानी एग्रीमेंट में दोनों पार्टीज प्रॉमिस करती हैं, दोनों पार्टीज एक दूसरे को प्रॉमिस करती हैं। और अगर एग्रीमेंट में किसी भी एक पार्टी ने प्रॉमिस को पूरा न किया तो दूसरी पार्टी बदले में क्या करेगी? लीगल एक्शन। शाबाश, क्या करेगी? लीगल एक्शन लेगी। और इसी लीगल एक्शन को हमने लॉ के शब्दों में क्या कहा था? अगर कोई एग्रीमेंट क्या है? एनफोर्स बाय, हाँ, एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अगर कोई भी एग्रीमेंट लॉ में एनफोर्सिएबल है तो फिर हम उस एग्रीमेंट को क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इतनी बात कल हमने की थी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, एवरी ऑफर इज प्रॉमिस, यस और नो? नो। क्या हर ऑफर प्रॉमिस होता है क्या? नो मैम। क्यों? एक्सेप्टेंस। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। हर ऑफर प्रॉमिस नहीं होता। ऑफर प्रॉमिस तभी बनेगा जब ऑफर को क्या मिलेगी? एक्सेप्टेंस मिलेगी। तो अगर आपके सामने सवाल आता है कि एवरी ऑफर इज अ प्रॉमिस, नो, हर ऑफर प्रॉमिस नहीं होता। ऑफर बिकम्स, जहां पे कल नोट किया था उसी के नीचे नोट कर लें, ऑफर बिकम्स प्रॉमिस वंस इट इज एक्सेप्टेड, है ना। ऑफर प्रॉमिस तभी बनेगा जब ये क्या कर लिया जाए? एक्सेप्ट कर लिया जाए। ऑफर प्रॉमिस तभी बनेगा जब ये एक्सेप्ट कर लिया जाए। और एक्सेप्ट कौन करता है? ऑफरी। ऑफरी। अच्छा एक बात बताइए, क्या जरूरी है क्या ऑफरी ऑफर के बदले में हाँ बोले? नो मैम। नो। यानी ऑफरी के पास ऑप्शन होता है। किस चीज का ऑप्शन होता है ऑफरी के पास? हाँ करने का भी या ना करने का भी, है ना। ऑफरी के पास ऑप्शन होता है। ऑफरी हाँ भी बोल सकता है या फिर ऑफरी ना भी बोल सकता है। अगर ऑफरी ने ना बोला, मतलब देखिए जैसे मैंने आपको बोला, ऑफरर, ऑफरर कौन है? मिस्टर रामलाल।
ऑफरी कौन है? मिस रामकली। ठीक है, ऑफरर ने क्या ऑफर दिया? आई वॉन्ट टू सेल माई कार। ऑफरर ने ऑफर दिया, मैं अपनी कार आपको बेचना चाहता हूं। यानी ऑफरी के पास क्या है? ऑप्शन। किस बात का ऑप्शन है ऑफरी के पास? या तो हां बोले या ना बोले। ठीक है, अगर ऑफरी ने ना बोला तो क्या होगा? अगर ऑफरी ने ना बोल दिया तो क्या होगा? प्रॉमिस नहीं होगा। कैंसिल। हाँ, कैंसिल, ऑफर कैंसिल, बात खत्म, इधर ही खत्म। आप अपने रास्ते, हम हमारे रास्ते, बात यहीं पे खत्म। ठीक है, लेकिन अगर ऑफरी ने क्या बोला? यस, तो ये क्या बनेगा? प्रॉमिस। अगर नो बोल दिया तो बात खत्म। क्लियर है क्या? यस मैम। कोई डाउट? समझ में आ गई बात? तो ये ऐसा कह सकते हैं ना, ऑफर प्रॉमिस तभी बनेगा जब इसे एक्सेप्ट कर लिया जाए। यस। ठीक है, चलिए अब यहां पर ऑफरर ऑफरी को, रामलाल रामकली को ऑफर दे रहे हैं। ऐसा बोल दूं क्या? ऑफर है टू डू समथिंग, कुछ काम को करने का ऑफर दे रहे हैं। कुछ काम को करने का मतलब मैं अपनी कार तुमको 5 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं। ऐसा कह दूं क्या? दिस इज अ ऑफर टू डू समथिंग। नो मैम। फिर क्या है ये? ये किसी काम को करने का ऑफर काम है। करना। हाँ, क्या किसी काम को करने का ऑफर है। जैसे हम ये कहते हैं कि हम आपको सीएमए फाउंडेशन की कोचिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं फॉर ₹22,000। तो हम क्या बोलेंगे? हम आपके लिए कुछ काम करना चाहते हैं। हम आपको किस चीज का ऑफर दे रहे हैं? टू डू समथिंग। अगर आपने हाँ बोल दिया तो हमारे और आपके बीच में क्या हो जाएगा? प्रॉमिस हो जाएगा ना। यानी ये रामलाल जो रामकली को ऑफर दे रहे हैं, कैसा ऑफर है? किसी काम को करने का ऑफर है। और इसे टू डू समथिंग के ऑफर को हम क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव ऑफर। ये बात समझ में आ गई कि टू डू समथिंग का ऑफर क्या होता है? यस मैम। आगे समझ। चलो ठीक। अच्छा, दूसरा केस। ये रामलाल हैं और इन्होंने न्यू कार खरीदी है। रामलाल ने नई कार खरीदी है, और खरीदी नहीं है मतलब पापा ने दी। रामलाल को रामलाल के पापा ने नई कार दी है, और रामकली को उनके पापा ने क्या दिया? स्कूटी। तो कार वाले रामलाल और स्कूटी वाली रामकली। अब रामलाल के पास नई नई कार आई, इन्होंने इस कार को सड़क पे दौड़ाया, हीरो बने। ऐसा ब्लैक वाला गॉगल लगा के कार में ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं और कार को बहुत हाई स्पीड में भगा रहे हैं, और कार जाके किससे भिड़ गई? रामकली की स्कूटी से। अब बताइए, अगर रामलाल की कार के कारण रामकली की स्कूटी गिर गई या उससे भिड़ गई तो फिर क्या होगा? रोड पे कैसा माहौल बन जाता है? उसके बाद सड़क पे क्या होता है? लड़ाई। लड़ाई या पिटाई? वो तो रामकली पे डिपेंड है। बिल्कुल ठीक, वो तो रामकली पे डिपेंड है ना। पर जनरल सिनेरियो ये बनता है कि जब तक रामकली कुछ बोलेंगी नहीं, तब तक सड़क पे खड़े हमारे आपके जैसे लोग दो दो हाथ जमा लेंगे ना रामलाल पे कि बड़ा हीरो बन रहा था। ठीक है, तो रामलाल की पिटाई हो सकती है, रामलाल के साथ जो पब्लिक है वो कुछ बुरा कर सकती है। इसीलिए रामलाल ने झटपट क्या किया? रामकली को एक ऑफर दे डाला।
रामलाल ने रामकली को ऑफर दिया, किस बात का ऑफर? डोंट फाइल पुलिस केस एंड आई विल पे यू 50,000। रामलाल ने रामकली को क्या ऑफर दिया? तुम मेरे अगेंस्ट में पुलिस केस मत फाइल करना, बदले में मैं तुम्हें क्या दूंगा? 50,000 रुपए। ठीक है, आपने बोला ना अब पिटाई पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, तो किस पे डिपेंड करता है? ये तो रामकली पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब रामलाल बच जाएंगे कब? जब रामकली क्या एक्सेप्ट कर लेगी? ऑफर। ऑफर किस बात का ऑफर है? कुछ करने का या कुछ ना करने का? ना करने का। कुछ ना करने का। और बदले में क्या मिल रहा है? 50,000 रुपए। अब आप देखिए यहां पर रामलाल कौन हो गए? हमारे ऑफरर। और हमारी रामकली कौन हो गई? ऑफरी। ठीक है, इस ऑफर को अगर एक्सेप्टेंस मिल गई तो ये क्या बन जाएगा? प्रॉमिस बन जाएगा। बिल्कुल ठीक, ये प्रॉमिस बन जाएगा। इस प्रॉमिस में मुझे बताइए रामलाल के लिए क्या कंसीडरेशन है? रामलाल को क्या मिल रहा है इस प्रॉमिस में? व्हाट रामलाल इज गेटिंग? उसके अगेंस्ट कोई केस फाइल नहीं हो रहा, उसके अगेंस्ट में कोई केस फाइल नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। और रामकली को क्या मिल रहा है? उसकी स्कूटी का कंपनसेशन। हाँ, या 50,000 रुपए फिक्स अमाउंट। हो सकता है स्कूटी तो बिल्कुल जरा सा गिरी और वापस खड़ी हो गई हो, लेकिन 50,000 रुपए फिर भी उनको मिलने वाले। यानी इस प्रॉमिस में कंसीडरेशन इन्वॉल्व है या नहीं है? कंसीडरेशन है या नहीं है? यस मैम। किसके लिए है? एक के लिए है, दोनों के लिए है? दोनों के लिए है मैम। दोनों के लिए है। फॉर बोथ। हाँ, कंसीडरेशन है फॉर बोथ दी पार्टीज। ठीक है, नाउ ये जो ऑफर है ये किस चीज का ऑफर है? नॉट टू डू समथिंग का। सब इस बात से एग्री करते हैं कि ये नॉट टू डू समथिंग का ऑफर है? यस मैम। और इसको हम कहते हैं इट इज अ नेगेटिव ऑफर। कुछ काम न करने का ऑफर है नेगेटिव ऑफर। और प्रॉमिस में जब कंसीडरेशन है तो इसे क्या मिल जाता, क्या बन जाएगा? ये अग्रीमेंट। अब आप बताइए, रामकली ने 50,000 रुपए भी ले लिए और जाके पुलिस केस फाइल कर दिया, रामलाल क्या करेंगे? मैम वो कॉन्ट्रैक्ट दिखा सकते हैं जो अभी इनके वो बीच क्या में कर सकते हैं? वो लीगल एक्शन ले सकते हैं ना। व्हाट दे कैन डू? दे कैन टेक द लीगल एक्शन, है ना, वो लीगल एक्शन ले सकते हैं। यानी अगर रामकली ने पैसा लिया तो बदले में उनको पुलिस केस फाइल नहीं करना, और अगर उन्होंने पुलिस केस फाइल किया तो व्हाट रामलाल कैन डू? रामलाल कैन गो टू दी पुलिस, गो टू दी कोर्ट और बोल सकते हैं कि देखो रामकली ने अपना वादा पूरा नहीं किया। और दूसरी सिचुएशन, मान लीजिए रामकली ने पुलिस केस फाइल न किया तो बदले में उन्हें क्या मिलना चाहिए? 50,000 रुपए मिलने ही चाहिए। अगर रामकली को 50,000 रुपए ना मिले तो रामकली कहां चली जाएंगी? कोर्ट में चली जाएंगी। कोर्ट में जाएंगी और कोर्ट में जाके कहेंगी कि देखो इस व्यक्ति ने, रामलाल ने मुझसे एग्रीमेंट किया था और वो एग्रीमेंट पूरा नहीं कर रहा है। तो मैं ऐसा बोल दूं क्या कि दोनों के बीच में ऐसा एग्रीमेंट है विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एनफोर्सिएबल बाय लॉ का मतलब अगर एग्रीमेंट पूरा न किया तो कोर्ट में क्या लिया जा सकता है? लीगल एक्शन। कोर्ट में एक्शन। और इसे हम क्या कहेंगे? दोनों के बीच में क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। राइट? ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, तो अब मैं आपको नोट्स दिखाती हूं और क्या लिखा है नोट्स में वो बताती हूं। देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इफेक्टिव हुआ
1 सितंबर 1872 से, मतलब 1872, आप देखिए आपके पैदा होने से 100-200 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंट्रोड्यूस हो गया था। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1 सितंबर 1872 से एप्लीकेबल हुआ एंड इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, है ना। यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स को रेगुलेट करने के लिए भारत में एक ही कानून है जो पूरे भारत में चलता है, वो एमपी हो, यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, जम्मू कश्मीर हो, व्हाटएवर इट इज अ होल ऑफ इंडिया पे ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? ऑफर। हाँ, ऑफर को क्या मिलनी चाहिए? एक्सेप्टेंस। ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलेगी तो क्या बन जाएगा? प्रॉमिस। प्रॉमिस में अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, ये इधर आ गया, तो क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट। और अगर एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट। चलिए, अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑफर की क्या डेफिनेशन है वो हम बात कर लेते हैं। ऑफर को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे डिफाइन करता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, ऑफर की डेफिनेशन कहां लिखी है? 2A। कौन से सेक्शन में? 2A। ओके, सेक्शन क्या होता है? किसी भी चीज को, किसी लॉ में किसी प्रोविजन को कहां डिफाइन किया गया है उसे सेक्शन कहते हैं। और प्रपोजल या ऑफर की डेफिनेशन सेक्शन 2A में दी हुई है और वो क्या बोलती है? When one person signifies to another person, signify का मतलब होता है जाहिर करना, है ना। सिग्निफाई का क्या मतलब होता है? जाहिर करना। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या जाहिर करता है? विलिंगनेस, इच्छा जाहिर करता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या जाहिर कर रहा है? इच्छा जाहिर कर रहा है। किस बात की इच्छा जाहिर कर रहा है? टू डू। टू डू मतलब किसी काम को करने की, या टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, किसी काम से दूर रहने की। क्या बोला मैंने? विलिंगनेस, किसी काम को करने की या किसी काम से दूर रहने की। एब्सटेन का मतलब होता है दूर रहना, मना करना, है ना। दूर रहना, मना करना, यानी आप किसी काम को करने की या किसी काम को ना करवाने की अपनी इच्छा जाहिर करते हो। जैसे रामलाल ने जब रामकली को अपनी कार बेचने की इच्छा जाहिर की थी, और दूसरे केस में रामलाल ने रामकली को क्या इच्छा जाहिर की कि तुम मेरे अगेंस्ट में पुलिस केस फाइल नहीं करोगे, मतलब पुलिस केस फाइल करने से मना किया, दूर रहने के लिए बोला। और ऑफर कि जब भी एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है, उस इच्छा को जाहिर करने के पीछे उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है इच्छा को जाहिर करने के पीछे? सामने वाले से क्या ले लेना? स्वीकृति, है ना। मैं अपनी इच्छा आपके सामने जाहिर करूं तो मेरी इच्छा जाहिर करने का उद्देश्य क्या है कि आप उसके बदले में आप क्या दोगे? स्वीकृति। ये मेरा उद्देश्य है कि आपसे एक्सेप्टेंस लेना। एक्सेप्टेंस देना ना देना आपकी मर्जी है, आप दो तो बहुत अच्छी बात है, ना तो नहीं दो। लेकिन जब मैं आपको ऑफर देती हूं तो मेरे ऑफर देने का उद्देश्य क्या है कि आप बदले में मुझे एक्सेप्टेंस देंगे। किस बात की एक्सेप्टेंस? किसी काम को करने की या किसी काम से दूर रहने की। तब हम कहते हैं कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को ऑफर दिया। मतलब मैं आपको कब मानेंगे कि मैंने आपको ऑफर दिया? तब मानेंगे जब मैं आपके सामने अपनी विलिंगनेस को जाहिर करूं। किस बात की विलिंगनेस? किसी काम को करने की विलिंगनेस या किसी काम को ना करने की विलिंगनेस मैं आपके सामने जाहिर करूं। और विलिंगनेस जाहिर करने का उद्देश्य क्या है? आपकी स्वीकृति ले लेना। अगर ऐसा हुआ तो कहा जाएगा मैंने आपको ऑफर दिया। ये बात पढ़िए, ये 4 बुलेट्स पढ़िए और कोई डाउट है तो पूछिए मुझसे।
मैम थर्ड। थर्ड। यस मैम। हाँ, थर्ड क्या है, क्या बोला थर्ड पॉइंट में कि हम कहते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑफर की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। कब मानेंगे मैंने आपको ऑफर दिया? तब मानेंगे जब मैं अपनी इच्छा आपके सामने किस उद्देश्य से जाहिर करूं। टू व्यू, विद अ व्यू मतलब उद्देश्य, विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस। मतलब मैं आपके सामने अपनी इच्छा जाहिर कर रही हूं क्योंकि मेरे इच्छा जाहिर करने के पीछे क्या उद्देश्य है। मैं जो इच्छा मैंने आपके सामने जाहिर की किसी काम को करने की या किसी काम को ना करने की, मेरी उस इच्छा के पीछे आप क्या दे दें, अपनी असेंट दे दें, अपनी स्वीकृति दे दें। यस अभी मैम। अभी समझ में आई क्या थर्ड लाइन? यस मैम। कोई डाउट है क्या? कोई भी तरीके का कंफ्यूजन है पूछिए। हुसैन, जितेंद्र, कृष्णा, प्रियांशु, यश। हम इसको थोड़ी और सिंपल लैंग्वेज में भी कर सकते हैं क्या? देखो, पहली बात, आपके फाउंडेशन में डेफिनेशन लिखने को आएगी ही नहीं। आपके फाउंडेशन में क्या आएगा, हमने कल बात की थी ना, पेपर पैटर्न क्या है, एमसीक्यू। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आपको कंसेप्ट समझना है, दैट्स इट। आपको डेफिनेशन तो वहां लिखनी ही नहीं है ना, तो मुश्किल शब्दों में, आसान शब्दों में तो जरूरत नहीं पड़ेगी लिखने की, बस बात समझ में आनी चाहिए। मतलब चलो सिंपल शब्दों में मैं इसको ऐसा बोलती हूं, रामलाल और ये रामकली। रामलाल ने रामकली को इच्छा जाहिर की। रामलाल ने रामकली के सामने अपनी इच्छा जाहिर की। किस बात की इच्छा? टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। हमने जब कार वाला एग्जाम्पल किया था तो टू डू समथिंग की इच्छा थी, और जब हमने वो एफआईआर वाला, पुलिस केस वाला एग्जाम्पल किया तो हम नॉट टू डू समथिंग की इच्छा थी। ये बात समझ में आ गई क्या? रामलाल ने रामकली के सामने इच्छा जाहिर की। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के सामने इच्छा जाहिर की, कुछ काम को करने की या किसी काम को ना करने की। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या? यस मैम। ठीक है। यस मैम। इच्छा जाहिर करने के पीछे उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मोटिव? इच्छा जाहिर करने के पीछे मोटिव क्या है? स्वीकृति प्राप्त करना। वेरी गुड, शाबाश। अदर पार्टी से असेंट लेना, दूसरी पार्टी से क्या ले लेना? स्वीकृति लेना। अगर रामलाल ने इस तरीके से रामकली के सामने इच्छा जाहिर की और इस उद्देश्य से जाहिर की कि वो सामने वाले की स्वीकृति ले ले, तो फिर हम इसे क्या कहेंगे? रामलाल ने रामकली को क्या दिया? ऑफर। अभी ठीक है क्या? यस मैम। ओके, है ना? तो वो डेफिनेशन लिखने को नहीं आती ना फाउंडेशन में, तो भगवान मेहरबान है, बिल्कुल एमसीक्यूज आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। सो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, व्हाट द क्वेश्चन वांट्स टू से, दैट्स इट। ओके, देखिए, जो हमने रामलाल और रामकली के बीच में एग्जाम्पल किया था, वही यहाँ पे अनिल और सुनील को लेके एग्जाम्पल लिखा हुआ है। पहला एग्जाम्पल रीड करिए, मुझे बताइए कोई डाउट है तो। फर्स्ट एग्जाम्पल,
पढ़िए पहला वाला एग्जाम्पल, और कोई डाउट है तो पूछिए। नो मैम। ओके, सभी कोई, पार्थ, नकुल, यश, जितेंद्र, हुसैन, क्लियर है मैम। चलिए अब दूसरे एग्जाम्पल में बात करते हैं। और दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, अनिल ने सुनील को क्या बोला? आफ्टर हिज कार मीट्स विद एन एक्सीडेंट विद सुनील्स बाइक। अनिल की कार किससे भिड़ गई जाके? किससे एक्सीडेंट हो गया? सुनील की बाइक से। जब अनिल की कार का सुनील की बाइक से एक्सीडेंट हो गया तो अनिल ने सुनील को क्या पूछा, क्या बोला, मतलब क्या करने के लिए बोला? नॉट टू गो कोर्ट and Anil will pay the repaid charges to Sunil for damages to Sunil's bike. अनिल ने सुनील को बोला कि तुम मेरे अगेंस्ट में कोर्ट में मत जाना, मैं तुम्हें तुम्हारी बाइक का जो भी कुछ खर्चा पानी होता है वो दे दूंगा। ये किस बात की इच्छा है? किसी काम को करने की या किसी काम को ना करने की? ना करने की, नेगेटिव। नॉट डूइंग समथिंग। और एब्स्टिनेंस की इच्छा है। एब्स्टिनेंस का मतलब मैंने अभी आपको ऊपर लिखाया। एब्स्टिनेंस का मतलब Excuse me, ma'am. Ma'am, hello. Hello, ma'am. हाँ जी बोलिए। मैम वो एक्चुअली क्या थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं रिकनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। क्या हो रहा है बेटा? ओके मैम। मैम नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। कोई बात नहीं, बैकअप अपलोड हो जाएगा। जी मैम, थैंक यू। कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। जी इसे हम कहते हैं नेगेटिव ऑफर। ओके है क्या? यस मैम। चलो यस मैम। वेरी गुड। तो ऑफर में कोई डाउट है क्या? ऑफर में कोई भी तरीके की परेशानी, कुछ कंफ्यूजन, किसी के भी दिमाग में किसी भी तरीके का डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। नो मैम। ओके, तो अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस। तो जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आपका लाइक यू हैव डन विद योर फर्स्ट ईयर और यू आर इन फर्स्ट ईयर, व्हाट इज दिस सेंस, लाइक व्हाट इज द सिचुएशन नाउ? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। सभी लोग Here. ओके। यश थर्ड ईयर। First year. अच्छा फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर है। और सभी आर यू से हैं? मतलब लाइक हाउ मेनी ऑफ यू आर सुबोध और एंड ऑल? कितने लोग सुबोध से हैं? ठीक है, कोई भी नहीं है। ओके, एक बात और, आपका ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये आप यहां पर पढ़ रहे हैं, ये आपके ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में भी आता है ना? तो बीआरएफ में पढ़ाते हैं, है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में पढ़ाते हैं ये। हाँ, बिजनेस लॉ में आएगा ये। तो मतलब इसे कहते हैं कि एक तीर से दो निशाने। सुना है क्या ये बात, एक तीर से दो निशाने, है ना? तो ये एक तीर से दो निशाने, यानी यहां पर आप जब ये पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इट सर्व द पर्पस ऑफ योर बीकॉम ऑल्सो। क्योंकि आपको पता है कि कैंपस क्या होता है, लाइक इंस्टीट्यूट। अपने जब आप सीएमए फाइनल क्रैक कर लेंगे तो यू कैन अपीयर इन द कैंपस फॉर जॉब्स एंड ऑल। डू यू नो दिस थिंग अबाउट एनी? Yes, ma'am. हाँ, तो कैंपस में कंपनीज आती हैं और कैंपस में वो कैंडिडेट्स का प्रोफाइल देख के उन्हें शॉर्टलिस्ट करती हैं, और शॉर्टलिस्टेड जो कैंडिडेट्स होते हैं दे कैन अपीयर इन द इंटरव्यू। So every company has different parameters of the shortlisting, but it is very common thing among the shortlisting that
फर्स्ट आपका जो CMA है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में होना चाहिए, फाइनल में ऑल इंडिया रैंक हो। चलिए नहीं है ऑल इंडिया रैंक तो कोई बात नहीं, CMA फर्स्ट अटेम्प्ट में होना चाहिए अगर आपको अच्छी शॉर्टलिस्टिंग कैंपस में चाहिए तो। और उसके अलावा आपके 10th 12th BCom थ्रू आउट 60% और अबव होने चाहिए, मतलब कम से कम 60% मार्क्स यू मस्ट हैव अचीव्ड इन योर 10th 12th एंड ग्रेजुएशन। ठीक है, तो कितने लोगों 12th में एवरीवन इज है कोई ऐसा जिसका 60 बिलो 60% है 10th या 12th में? कोई है जिसका बिलो 60 है? नो वन। चलिए वेरी गुड। तो जब 10th और 12th में आपका 60% प्लस है तो मेक श्योर कि बीकॉम में भी आपकी परसेंटेज 60% और अबव ही बने। ये आपका जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है या जो ITC आती है या वेदांता आती है, ये सारी कंपनीज बहुत स्पेसिफिकली रेगुलेट करती हैं आपके एकेडमिक्स को। तो 10th 12th और बीकॉम में आपका 60% और अप होना ही चाहिए। इसीलिए यहाँ पे बताने का पर्पस था कि अभी जो आप लॉ पढ़ रहे हो उसे अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये जो बिजनेस लॉ वाला आपका पेपर है बीकॉम फर्स्ट ईयर में उसमें ये भी कवर होगा। राइट, क्लियर है क्या? बात समझ में आ गई? यस मैम। चलो नाउ अब ऑफर किस सेक्शन में डिफाइन है? मैम सेक्शन 2A। 2A। हम मैंने क्या बोला, हर ऑफर को प्रॉमिस नहीं कहते, केवल वही ऑफर प्रॉमिस कहलाता है जिसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। ठीक है, तो जब भी किसी पर्सन को प्रपोजल दिया जाता है, मतलब जब भी किसी व्यक्ति को ऑफर दिया जाता है, तो जब किसी व्यक्ति को हम प्रपोजल देते हैं या जब किसी व्यक्ति को हम ऑफर देते हैं वो क्या कहलाता है? ऑफरी। ठीक है, और ऑफरी क्या जाहिर करे? सिग्निफाई करना मतलब जाहिर करना। ऑफरी क्या जाहिर करे? स्वीकृति, है ना? तो जब भी ऑफरी अपनी स्वीकृति जाहिर करे, और ऑफरी स्वीकृति किस पर देगा, किसको देगा स्वीकृति? मुझे, आपको? ऑफर को। तो जब भी ऑफरी ऑफर को अपनी स्वीकृति दे दे, और स्वीकृति देने का तरीका मन में सोचना नहीं, एक्सेप्टेंस को जाहिर करना, स्वीकृति को जाहिर करना। अगर स्वीकृति को जाहिर किया तो हम क्या बोलेंगे? द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। और जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया ये क्या बन जाएगा? प्रॉमिस। प्रपोजल क्या बन जाएगा? प्रॉमिस। ठीक है, जैसे मान लीजिए, अच्छा एक आपको एक एग्जांपल देती हूं। ऐसा जैसे मान लीजिए आप ये 4 दोस्त बैठे हैं। ठीक है, एक दोस्त के घर में गए और दोस्त की मम्मी ने आपके सामने कितने समोसे रखे? 3। कितने समोसे रखे? 3। आप दोस्त कितने हैं? 4। ठीक है, एक राम और ये एक लक्ष्मण। ठीक है, एक रवि और एक सुनील। जैसे ही 3 समोसे आए, राम ने लक्ष्मण को ऑफर दिया कि हम इस समोसे को शेयर कर लेंगे। ठीक है, अगर लक्ष्मण कुछ ना बोले तो क्या माने? राम ने बोला कोई बात नहीं, हम समोसा शेयर कर लेंगे। अगर लक्ष्मण कुछ नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है? उसे इंटरेस्ट नहीं है खाने में। क्या है इसका मतलब? उसे इंटरेस्ट नहीं खाने में। ठीक है, आप सोचते हैं कि अगर उसने सेक्रीफाइस कर दिया, बोले कोई बात नहीं, चलो मैं समोसा शेयर कर लूंगा। ठीक है, लेकिन पलट के लक्ष्मण ने, जब राम ने समोसा आधा तोड़ना चाहा तो लक्ष्मण ने पलट के बोला कि समोसा आधा क्यों तोड़ रहे हो, क्या मैंने तुम्हें हाँ बोला? तो राम क्या बोलेगा? राम को हाँ बोला क्या लक्ष्मण ने?
नो मैम। नहीं बोला। तो जब तक हाँ न बोले तब तक हाँ नहीं समझना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी यही कहता है कि ऑफरर ने ऑफरी को ऑफर दे दिया, जब तक ऑफरी क्लियरली अपनी एक्सेप्टेंस को सिग्निफाई ना कर दे तब तक आप उसे एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे। तो राम ने बोला लक्ष्मण तुमने कुछ बोला ही नहीं, तो मैंने सोचा तुम्हारी हाँ है। तो फिर पता है लक्ष्मण ने क्या बोला कि राम तुमने ये कैसे सोच लिया मेरी हाँ है, तुम ये भी तो सोच सकते थे कि मेरी ना है। चुप रहने का मतलब हां नहीं होता, ठीक है। तो साइलेंस का मतलब एक्सेप्टेंस नहीं होता। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि अगर आपकी किसी चीज के लिए एक्सेप्टेंस है तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा, सिग्निफाई करना पड़ेगा, उसे जाहिर करना पड़ेगा, उसे व्यक्त करना पड़ेगा, तभी हम बोलेंगे ऑफरी ने एक्सेप्टेंस दी। और जैसे ही ऑफरी ने एक्सेप्टेंस दी वो क्या बन गया, प्रॉमिस। बात समझ में आई क्या? यस मैम। कोई डाउट है क्या? नो मैम। कुछ नो कंफ्यूजन? मैम। एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन को पढ़ के देखो, लैंग्वेज मुश्किल लगती है तो पूछो मुझसे। एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन पढ़ के देखो 2B में।